नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं और फिर बिना ब्रेक के नॉनस्टॉप विश्लेषण करेंगे। आज हम आपको कोरोना काल में पीएम मोदी के कामकाज पर सबसे बड़ा सर्वे दिखाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मोदी को लेकर देश का मिजाज क्या है। इस सर्वे से जो सबसे बड़ी बात निकलकर, जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नए शिखर पर है। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ कैसा है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे इंदिरा गांधी से तुलना करने पर उनकी लोकप्रियता कहां ठहरती है, ये सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि कोरोना काल में पीएम का कामकाज कैसा रहा। चीन से लेकर आर्थिक संकट तक मोदी के काम पर जनता की राय क्या है। इसके अलावा कोझिकोड विमान हादसे का विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे कि यह हादसा कैसे हुआ, हादसे से 30 सेकंड पहले का पूरा सच क्या है, जहां हादसा हुआ उस एयरपोर्ट के रनवे की फिटनेस पर आखिर शक क्यों, कोझिकोड का एयरपोर्ट खतरनाक क्यों माना जाता है। इन सारे सवालों के जवाब भी आपको देंगे और उन 4 हीरोज के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने 172 लोगों की जान बचाई है। और आज आपके लिए चेन्नई और बेरूत के धमाकेदार कनेक्शन को समझना भी बेहद जरूरी है। बेरूत के धमाके ने दुनिया के तमाम शहरों और खासतौर पर चेन्नई का अलार्म बजा दिया है। चेन्नई शहर को 740 टन अमोनियम नाइट्रेट से डर लग रहा है। बेरूत धमाके के बाद हुई तबाही ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत के शहरों पर भी बेरूत जैसा खतरा है। बेरूत जैसा धमाका अगर किसी लापरवाही की वजह से दिल्ली, मुंबई या चेन्नई में हुआ तो उसका कैसा होगा प्रभाव। अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है और इससे भारत के शहर कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। हमारी टीम ने चेन्नई में उस जगह पर जाकर रिपोर्ट तैयार की है जहां भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट रखा गया है। आज बेरूत से मिले सबक पर बात करने का भी दिन है। लेकिन शुरुआत साल 2020 कई बड़ी बड़ी चुनौतियों को एक साथ लेकर आए हैं। एक तरफ कोरोना से बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन की नई नई पैंतरेबाजी से देश निपटने की कोशिश में है। अर्थव्यवस्था चुनौती भरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में आज तक ने इन्हीं तमाम मुद्दों पर देश की जनता का मूड जानने की कोशिश की। हमने सरकार के कामकाज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की राय भी जानी है। ये बड़ा सर्वे सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट का ये सर्वे आखिर हुआ कैसे है और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हुए। हमने 19 राज्य के 97 संसदीय क्षेत्र के 194 विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बात की। इस दौरान हमने 12,000 लोगों से उनकी राय जाननी चाहिए। सर्वे का वक्त 15 जुलाई से 27 जुलाई के बीच की गई है। इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट्स के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नए शिखर पर दिखाई दे रही है। इसमें हर समुदाय और शहरी ग्रामीण इलाकों के लोगों की मोहर लगी है। देश का मिजाज समय के साथ बदलता रहता है। 2019 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बम्पर जीत के साथ सत्ता में वापसी हुई। दूसरे कार्यकाल के तकरीबन 1.25 साल पूरे हो चुके हैं और मोदी सरकार कोरोना, चीन की घुसपैठ, आर्थिक मंदी जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हमलावर है। सवाल उठे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट गई है। इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट्स के सर्वे में मोदी के पीएम के रूप में कामकाज पर देश का मिजाज सामने आया है और इसके जो नतीजे आए हैं वो सरकार और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा बूस्टर हैं। हमारा सवाल था कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन कैसा है। इसके जवाब में 30% लोगों ने कहा बेहतरीन, जबकि 48% लोगों ने मोदी का प्रदर्शन पीएम के रूप में अच्छा बताया। 17% लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन औसत ही है। 5% ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि मोदी की परफॉर्मेंस खराब है। यानी देश के 78% लोग पीएम मोदी के कामकाज से खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कई मुद्दों पर होती रही है। सर्वे में हमने लोगों से सवाल किया कि अब तक का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन है। इसमें नरेंद्र मोदी 44% के साथ सबसे ऊपर हैं।
दूसरे नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी हैं, तो 12% के साथ इंदिरा गांधी तीसरे स्थान पर हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच 32% का अंतर है, यानी फासला बहुत बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है। इन्हें पिछले प्रधानमंत्रियों से बेहतर माना जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सर्वे में लोगों ने माना कि नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री आगे भी दूसरों से बहुत आगे रहने वाले हैं। विरोधियों को पछाड़कर नरेंद्र मोदी फिलहाल अजेय बने हुए हैं, लेकिन हमने ये भी जानना चाहा कि ये समर्थन क्यों है। सर्वे में हमने पूछा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। इसके जवाब में अनुच्छेद 370 को खत्म करने को 16% लोगों ने सबसे बेहतर काम बताया है। राम मंदिर पर 13% लोग और मूलभूत सुविधाओं के विकास को 11% लोगों ने उपलब्धि बताया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत और काले धन पर लगाम को 9% और कोरोना से निपटने को 7% लोगों ने उपलब्धि बताया है। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक विषय है कि गांधी परिवार, ये जो आपने दिखाया है आंकड़े, इसमें 2 प्रधानमंत्री गांधी परिवार के हैं और 1 प्रधानमंत्री गांधी परिवार का नियुक्त किया हुआ प्रधानमंत्री है। आप देखिए उनका ग्राफ कंबाइन, तीनों का कंबाइन करने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ उससे ऊपर जा रहा है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए, और आपने जब जनता से सवाल पूछा कि मोदी जी का सबसे अच्छा विषय क्या लगा, जो लोगों ने भ्रष्टाचार के ऊपर कहा है, मूड वर्सेस लूट। एक तरफ जनता का मूड इसलिए अच्छा है क्योंकि जो लूट वाली सरकार थी 70 वर्षों तक, जिन्होंने लूट तंत्र चलाया था, वो लूट तंत्र आज बंद हुआ है। कि हो पांव में जिसके ताकत वो चल के रहता है, दुश्मन लाख गिराए संभल के रहता है। हो जिस चिराग में शिद्दत लौ जलाने की, हवाएं लाख बुझाएं वो जल के रहता है। कि वो आरबीआई का सर्वे नहीं देखेंगे जो ये कह रहा है कि लोगों का सरकार पे विश्वास सबसे कम है और असुरक्षा का भाव सबसे ज्यादा है देश में 73 साल में। ये आरबीआई का सर्वे कहता है। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के कामकाज पर राहुल गांधी सरकार को घेरते रहे। हमने अपने सर्वे में पूछा कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला है। इसके जवाब में 24% लोग इसे बहुत अच्छा बता रहे हैं। अच्छा बोलने वाले 48% लोग हैं। 21% ने औसत कहा, जबकि 6% इसे खराब बता रहे हैं। सर्वे में मोदी सरकार को लेकर लोगों ने अपना भरोसा जताया है, यानी खासकर प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी अभी भी अविजित बने हुए हैं। फिलहाल पीएम के कद और छवि के सामने कोई दूर दूर तक खड़ा नहीं दिखता। आज तक ब्यूरो। वहीं देश में आज कोरोना महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या 20 लाख के पार है। इस सर्वे में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर देश का मूड जानने की कोशिश हुई है। तमाम संघर्षों के बावजूद देश में लाखों लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अच्छा काम किया, जबकि 29% लोग मानते हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, साथ मिलकर कोरोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं। जान है तो जहान। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। भारत में अब तक 20 लाख से ज्यादा वायरस से संक्रमित हैं। आम लोग लड़ रहे हैं, सरकार लड़ रही है। पूरा सिस्टम कोरोना को मात देने की थका देने वाली लड़ाई में शामिल है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर मूड ऑफ द नेशन यानी आम लोगों का मिजाज भी हमने जानना चाहा। मकसद ये कि कोरोना की इस लड़ाई से आम लोग संतुष्ट हैं या नहीं। सबसे पहले हमने लोगों से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को कैसे संभाला। इसके जवाब में 29% लोगों ने बहुत अच्छा कहा, 48% इसे अच्छा बता रहे हैं, जबकि 18% औसत बता रहे हैं। 5% सरकार के काम को खराब मानते हैं। ज्यादातर लोग कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री के जरिए उठाए गए कदम के साथ हैं। जो यहाँ से प्रवासी माइग्रेंट लेबर थे, उनकी दिक्कतें दुश्वारी आई, उन दुश्वारियों को भी हल किया। और जब वो उत्तर प्रदेश गए, बिहार गए, तो योगी जी ने और वहाँ नीतीश कुमार जी ने पूरी चिंता की। दुनिया में भारत ऊपर से तीसरे नंबर पर है। भारत के ऊपर अमेरिका और ब्राजील हैं। हमने लोगों से सवाल पूछा, दूसरे देशों के मुकाबले कोरोना से भारत की लड़ाई को कैसे देखते हैं, तो 43% ने इसे बेहतर कहा, 48% ने इसे दूसरे देश की कोशिश के बराबर माना, जबकि 7% इस मुहिम को खराब बता रहे हैं। कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में सर्वे में सवाल पूछा गया
कि कोरोना काल में सरकार ने आर्थिक संकट को कैसे संभाला। इसके जवाब में बहुत अच्छा कहने वाले 23% लोग हैं, 48% अच्छा बता रहे हैं, 22% औसत और 6% खराब बता रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में लाखों की नौकरी चली गई है। सरकार की नीतियां सवालों के घेरे में है। इस पर सर्वे में लोगों का मूड जानने के लिए हमने सवाल पूछा कि कोरोना संकट पर आप पर क्या असर पड़ा है। 22% ने कहा कि बिजनेस और नौकरी का नुकसान हुआ। 63% मानते हैं कि आमदनी घट गई है, जबकि 1% अपनी आमदनी बढ़ने की बात कह रहे हैं। 85% लोगों की जीविका पर कोरोना और उसकी हैंडलिंग का असर पड़ा है। 85%, ये कम आंकड़ा नहीं है। और यही स्थिति जो है, ये अब आप थोड़े दिनों का इंतजार करिए। मैं चाहती हूँ और प्रार्थना करती हूँ ये बेहतर हो, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि और बदतर होगी, क्योंकि सारे आंकड़े इस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। हमारे सर्वे में अगला सवाल ये पूछा गया कि मोदी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी नाकामी क्या है। इसके जवाब में 25% ने कोरोना से निपटने के तरीके का हवाला दिया। बेरोजगारी को 23% वजह बता रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के विस्थापन को 14% ने वजह बताया। 11% ने महंगाई, 7% ने अर्थव्यवस्था और 6% ने स्वास्थ्य सेवाओं को मोदी सरकार की नाकामी बताया है। कोरोना से अब तक देश में 20 लाख संक्रमित हैं, लेकिन इसमें से 14 लाख ठीक होकर वापस लौट चुके हैं। पूरे देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 42,000 के पार पहुंच गया है। हालांकि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना से मौत कम हुई है। जनसंख्या के अनुपात में तुलना करें तो संक्रमित होने वालों की तादाद भी कम है। आज तक ब्यूरो। 15 जून को लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी पर देश गुस्से से उबल पड़ा था। 20 भारतीय सैनिकों की शहादत ने पूरे देश में आक्रोश का तूफान ला दिया था। चीन के विश्वासघात पर हमने देश के मिजाज को टटोला और इस दौरान लोगों में चीन के प्रति गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता है। इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट्स के सर्वे में 59% लोग मानते हैं कि सीमा विवाद पर भारत को चीन के साथ युद्ध करना चाहिए। पूरा देश चीन को सबक सिखाने को लेकर एकमत है। चीन की घुसपैठ को लेकर विपक्ष ने सरकार को बुरी तरह घेर लिया है। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार की चीन नीति पर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी का हमला सीधे प्रधानमंत्री पर है। वो सरकार पर घुसपैठ की बात छिपाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट्स के सर्वे में हमने सवाल पूछा कि चीन के साथ तनाव को भारत ने कैसे निपटा। इस सवाल पर 69% मानते हैं कि मोदी सरकार ने चीन को सही जवाब दिया है। 15% को लगता है कि सही जवाब नहीं दिया गया। 9% ये मानते हैं कि सरकार ने लोगों से जानकारी छिपाई है। देखिए, डोकलाम और चीन को लेकर कभी भी ये गाल नहीं बजा सकते हैं। डोकलाम का जब स्टैंड ऑफ चल रहा था, जो कि एक ऐतिहासिक स्टैंड ऑफ हुआ और 73 डेज के बाद हिंदुस्तान की जीत हुई, पूरे विश्व ने हिंदुस्तान का नाम गर्व से लिया। और वहीं डोकलाम के समय राहुल गांधी चीनी टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़े गए थे। 2014 के बाद ही कांग्रेस पार्टी का मूड ऑफ है। इनका मूड ठीक नहीं होने वाला है। देखिए, मूड जब हिंदुस्तान का मूड एक तरफ होता है, कांग्रेस पार्टी का मूड दूसरी तरफ होता है। सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो सारे लोग, सबके मूड अच्छे होते हैं, कांग्रेस पार्टी का मूड खराब होता है। एयर स्ट्राइक होता है तो सारे लोगों के मूड अच्छे होते हैं, कांग्रेस पार्टी का मूड खराब होता है। चीन की आक्रामक और धोखे वाली नीति पर हमने सवाल पूछा कि क्या भारत को चीन से युद्ध करना चाहिए। इसके जवाब में 59% युद्ध के पक्ष में दिखे, जबकि 34% ने जंग को शांति का रास्ता नहीं माना, युद्ध के खिलाफ दिखे। एशिया के दो बड़े मुल्कों के बीच तनाव का भड़कना घातक है। और जब सर्वे में लोगों से यह सवाल पूछा गया कि भारत की सैन्य ताकत और चीन की सैन्य ताकत के बारे में क्या सोचते हैं, तो 72% ने कहा कि चीन से युद्ध की हालत में भारत की जीत होगी। 9% मानते हैं कि चीन को हराया नहीं जा सकता। 10% युद्ध को सही नहीं मानते। उनकी राय है कि इससे गतिरोध बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन नीति से सभी वाकिफ हैं। पीएम ने चीन से व्यापार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बदले में चीन ने वही किया जिसके लिए वो विख्यात है। इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट्स के सर्वे में हमने सवाल पूछा कि लद्दाख में गतिरोध के लिए कौन जिम्मेदार है, तो 47% लोग मानते हैं कि इसके लिए चीन की आक्रामक नीति ही जिम्मेदार है,
30% भारत की दोषपूर्ण विदेश नीति को जिम्मेदार बता रहे हैं, जबकि 11% ने इसे खुफिया तंत्र की नाकामी बताया है। वो हमारे जवान जो आज सीमा पर खड़े हैं, आज भी चीनी सेना को खदेड़ने के लिए, उस चीनी सेना ने जब हमारे देश में अतिक्रमण किया और उसकी जो जानकारी के दस्तावेज थे जो बता रहे थे कि 17-18 मई को पेंगोंग त्सो में, गोगरा में चीनी सेना अंदर घुसी है, वो गायब हो गए, तो उन सैनिकों और उनके परिवारों को तो आज मोदी सरकार की कार्यप्रणाली से खुशी नहीं होगी। जिनका बैंक अकाउंट खाली हो गया वो याद करेंगे कि अमित शाह जी ने 72,000 LED स्क्रीन लगाकर बिहार में वर्चुअल रैली की थी, लेकिन 7500 रुपया गरीब के अकाउंट में ये सरकार नहीं डाल पाई। ये लोग क्या मोदी सरकार को वोट करेंगे? ये बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है। मोदी सरकार ने चीन की फौजी घुसपैठ का जवाब आर्थिक वार से दिया। चीन की ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई। सर्वे में हमने लोगों से जानना चाहा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट और ऐप पर बैन चीन को सही जवाब है। इस पर 91% लोगों ने इसे सही बताया, जबकि 7% इस फैसले को गलत बता रहे हैं। चीन सरहद पर आंख दिखाता है, हमारी जमीन कब्जा करने की नीयत रखता है और हमारे बाजारों को अपने सामान से भरना भी चाहता है। सर्वे में चीन की इस करतूत पर हमने लोगों से राय जाननी चाहिए और सवाल पूछा कि क्या चीनी सामान को ना कहते हुए महंगी चीजें खरीदना चाहेंगे। इसके जवाब में 67% ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 30% नहीं बोल रहे हैं। कोरोना काल में चीन की घुसपैठ के बीच पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के अभियान को लॉन्च किया है। सर्वे में सवाल पूछा गया कि पीएम के आत्मनिर्भर भारत कैंपेन पर लोगों की राय क्या है, तो 53% ने इसे लॉन्च करने का सही वक्त बताया। वहीं 38% मानते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए अभी सक्षम नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। कोरोना काल, चीन की आर्थिक घुसपैठ, आर्थिक बदहाली, लेकिन इस सब के बीच सर्वे में एक बात साफ हो गई और वो ये कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा कर रहे हैं और उन्हें वक्त भी देना चाहते हैं। यानी मूड ऑफ द नेशन अभी पीएम मोदी और उनकी सरकार के पक्ष में दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस सर्वे में सरकार के बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी काम और सरकार की छवि को लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं। कुछ देर पहले मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप के साथ कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की ये खास बातचीत है, देखिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व और हम लोग उनकी अगुवाई में टीम में काम करते हैं, इस बात को समझिए। और मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रहा हूं, हम लोग के नेता थे, अभिभावक थे, बहुत कुछ सीखा। लेकिन जितना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं मेहनत करते हैं और जितना उनके 14 साल मुख्यमंत्री और अभी और जितना वो अंदर गहराई तक जाकर के निर्णय करते हैं देश हित में और हम लोग से काम कराते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र दो खंभों से चलता है, जनता की सद्भावना और जनता का विश्वास। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। और आपका सर्वे आज ये दिखा रहा है कि चुनौती भरा समय है। कोरोना कोई सामान्य समय तो है नहीं, देश में कठिनाई है, लोग परेशान हैं। लगभग 5 महीने हो गए। इन तमाम झंझावातों के बावजूद, चीन के साथ जो स्थिति है उसके बावजूद, देश का विश्वास मोदी जी की लीडरशिप, मोदी सरकार के काम और उनके मंत्रियों के काम से संतुष्ट है। तो मुझे लगता है कि यह आशीर्वाद बहुत बड़ा है। ठीक है। अब लेकिन सर आप बैठे हैं तो थोड़ा ओवरऑल भी पिक्चर पर बात कर ली जाए। हमारे इस सर्वे में ये तो आया है कि अगर आज भी चुनाव हो तो स्पष्ट बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी अपने बलबूते ही स्पष्ट बहुमत लाने की परिस्थिति में है। एनडीए भी है, लेकिन पिछली बार से कुछ सीटें कम होती हैं और वो फायदा कांग्रेस को नहीं अन्य को जाता है। ये क्या कहता है? एक राजनीतिज्ञ के रूप में आपसे पूछूंगी। देखिए, अगर मैं देश की राजनीति को देखूं और ये मैं इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो के एक ऑब्जर्वर के रूप में आपसे बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा एक्टिविज्म स्टूडेंट लाइफ से है, जेपी मूवमेंट वगैरह वगैरह। कांग्रेस की जो गिरावट है ना, ये अपने आप में मतलब कई सवाल खड़े करती है। जैसे लगता है ना, सेल्फ किलिंग इंस्टिंक्ट, एक शब्द होता है अंग्रेजी में। अब आप कहेंगे कि आप भी तो नीचे हुए थे, हम नीचे हुए थे, 284 में हुए थे इंदिरा गांधी की शहादत के बाद।
89 में संभल गए ना, कांग्रेस पार्टी के संभलने के लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस तरह का, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कम करता हूं अंजना, लेकिन एक प्रकार से कहूंगा, एक प्रकार की जो एनार्किस्ट सोच राहुल गांधी की बन रही है ना। ये एक बड़ी पार्टी जिसने 57 साल इस देश पर राज किया है, उसके उनकी एबिलिटी से वो है नहीं है, छोड़ दीजिए, वो है परिवार के कारण है, लेकिन है। अगर उनकी सोच देश के बारे में ऐसी है तो कभी कभी पीड़ा होती है। अब उनकी बात, उनको मुबारक है। आप बहुत सख्त शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए, के लक्षण दिखाई नहीं। आप अनार्किस्ट कह रहे हैं उन्हें। एनार्किस्ट सोच कहा, क्षमा करिए जी, मेरे शब्दों को ध्यान रखिए आप। मैं शब्द बहुत संभाल के करता हूं। ऑर्डिनेंस को फाड़ना अपनी सरकार के, ये कौन सी सोच है मुझे बताइए। भारत की सेना के बालाकोट हो या उरी हो, इस पर उनके खून की शहादत का सबूत मांगना, ये कौन सी सोच है। राफेल के बारे में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पर जिन शब्दों का प्रयोग करना, ये कौन सी सोच है। और अभी जब भारत ने चीन के खिलाफ दुनिया में इतनी बड़ी घेरेबंदी कर दी और दिखा दिया कि भारत का आंतरिक साहस कितना है, और पूरा देश उसको आपके सर्वे में स्वीकार कर रहा है, फिर भी रोज ट्वीट करके मनोबल को कमजोर करना, ये कौन सी सोच है। तो मैंने सोच की बात की और सोच प्रमाणों के साथ बोला है। तो चलिए अब आज हम राहुल गांधी पर अपना समय नहीं जाया कर, आपने पूछा तो अपनी बात कहा है। जी सर। लेकिन हाँ, जो कांग्रेस से इतर जो लोग देश की राजनीति जा रही है, तो ये सोचना कांग्रेस पार्टी को है। ठीक है। जहां तक हमारा सवाल है, तो मैंने आपके सर्वे को तो थोड़ा देखा है डिजिटल, तो आपने हमें जो 19 में दिखाया था, हम जनवरी में जब रिजल्ट आया तो हम लोग कहां चले गए। जी जी। तो फिर जब अभी 24 है अंजना जी, 24 की प्रतीक्षा करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि 24 का चुनाव का नतीजा जब भी आएगा, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, शायद 2019 से भी अच्छा करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो अभी से 2024 की भी तैयारी, इन सब के बीच इस सर्वे के जरिए खुश होते हुए रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और अगर आज की तारीख में होते हैं चुनाव तो एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनना तय। इस सर्वे में यही बड़ी बात निकलकर सामने आई है। आगे बढ़ते हुए अब कोझिकोड विमान हादसे का हम विश्लेषण करेंगे और आपको बताते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ, किन हालात में हुआ और वो कौन से 4 हीरोज हैं जिनकी वजह से 172 लोगों की जान बच गई। इस हादसे में ध्वस्त हुए एयर इंडिया के विमान का ब्लैक बॉक्स और डिजिटल डेटा रिकॉर्डर बरामद हो चुका है। हादसे की जांच में इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि कोझिकोड का एयरपोर्ट खतरनाक क्यों माना जाता है, लेकिन पहले इस हादसे की वजहों को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट की खामियों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दुबई कोझिकोड फ्लाइट में आखिरी वक्त पर क्या हुआ? लैंडिंग के दौरान प्लेन में क्या दिक्कत आई? क्या प्लेन को लैंडिंग के लिए मना किया गया था? कोझिकोड में एयरपोर्ट पर कल हुए विमान हादसे के बाद यही सवाल हैं, जिनके जवाब जांच की दिशा तय करेंगे। डीजीसीए के आदेश के बाद हादसे की जांच शुरू हो गई है और जांच अधिकारी भी कोझिकोड पहुंच चुके हैं। हादसे की पहली जानकारी प्लेन के मलबे से मिली है। जांच अधिकारियों ने विमान का डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद कर लिया है। डीएफडीआर में विमान के टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक की सारी तकनीकी जानकारियां होती हैं। साथ ही कॉकपिट से ब्लैक बॉक्स यानी वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद हो गया है। ब्लैक बॉक्स से ये पता चलेगा कि आखिरी वक्त में कॉकपिट में क्या क्या बातें हुई। इंक्वायरी ऑर्डर हुई है जो डीजीसीए और एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करेगा, उसमें और डिटेल्स आएंगे। कालीकट एयरपोर्ट को लेकर भी कल से ही सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के रनवे में दिक्कत थी। 2019 में डीजीसीए ने कालीकट एयरपोर्ट के रनवे पर ज्यादा रबड़ जमने की बात कही थी। रनवे के एक हिस्से में पानी जमा होने की शिकायत थी। रनवे 10 और रनवे 28 पर दरारें थी। एयरपोर्ट अधिकारी और सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जो भी दिक्कतें थीं वो वक्त रहते दूर कर ली गई थी, लेकिन एक्सपर्ट्स का दावा है कि बात इससे कहीं ज्यादा थी। Even doctored the minima to bring it down lower, and flights were diverting because the visibility or the cloud base was low. So they'd install this ILS on 10,
so that the minima can be lowered and flights can land. ये हादसा और बड़ा हो जाता अगर 4 लोगों ने सूझबूझ से काम न लिया होता। ये वो हीरो हैं जिनकी वजह से कोझिकोड विमान हादसे में 172 लोगों की जान बच गई। दुबई से कोझिकोड आ रहे यात्रियों को बचाने के लिए विमान के पायलट दीपक साठे ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने विमान को आग लगने से बचाने के लिए इंजन बंद कर दिया ताकि लैंड होने पर अगर कोई अनहोनी हो तो आग न लगे। कैप्टन साठे का 30 साल का लंबा और दुर्घटना मुक्त उड़ान का रिकॉर्ड बताता है कि वो कितने काबिल पायलट थे। उन्होंने 18 साल एयर इंडिया में काम किया था। उनकी आखिरी फ्लाइट वंदे भारत के मिशन के तहत दुबई से कोझिकोड की थी, जो कल हादसे का शिकार हो गई। बहुत अच्छे ऑफिसर थे, फाइटर पायलट थे। वो एनडीए जो यहाँ पे पूना के नज़दीक है वहाँ पे थे, उसमें उनको गोल्ड मेडल मिला था। फिर बाद में उनको सोर्ड ऑफ ऑनर मिला था। टेस्ट पायलट थे। टेस्ट पायलट बहुत कम लोग होते हैं। विमान के ओवरशूट होकर खाई में गिरते ही चीख पुकार मच गई। अब सबसे बड़ी चुनौती घायलों को बाहर निकालने और उन्हें बिना वक्त गंवाए अस्पताल पहुंचाने की थी। इसमें सबसे बड़ा और अहम रोल सीआईएसएफ के जवानों ने निभाया, जो उस वक्त घटनास्थल के सबसे करीब थे। इन्हीं में से एक थे एसआई अजित सिंह, जिन्होंने सबसे पहले विमान को हवाई पट्टी से नीचे गिरते देखा था। उस वक्त वो इमरजेंसी गेट के पास खड़े थे। उन्होंने फौरन इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। मैंने देखा कि ऊपर से एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक फ्लाइट डिसबैलेंस होकर नीचे पैरामीटर वॉल की तरफ, पैरामीटर रोड की तरफ नीचे गिर रहा है। तभी मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया। तब तक वो नीचे गिर चुका था। मैंने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया, शिफ्ट आईसी को इन्फॉर्म किया और सर लाइन मेंबर्स के लिए बीएचएम को लाइन में कॉल किया। विमान के 3 टुकड़े हो चुके थे। चारों तरफ अफरा तफरी का आलम था। ऐसे में सीआईएसएफ ने फौरन मोर्चा संभाला और इमरजेंसी गेट को खोल दिया। इसके अलावा एम्बुलेंस को आने जाने के लिए रास्ते को फौरन खाली कराया। तब तक सीआईएसएफ की एक टुकड़ी विमान की क्रैश साइट पर पहुंच चुकी थी। उनके जवानों ने मुश्किल घड़ी में सिर्फ 10 से 12 मिनट के अंदर कई घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस तक पहुंचाया। तो सब लोग मिलकर, एयरपोर्ट अथॉरिटी का फायर भी है, लोकल फायर भी पहुंच गए। सब लोग मिलकर काफी लोगों को बचा लिए। संकट की घड़ी में सूझबूझ और जांबाजी दिखाने वाले इन लोगों की वजह से 172 जिंदगियां बच गईं। कमलजीत और शालिनी लोबो के साथ गोपी उन्नीथन, कोझिकोड आज तक। अब जरा खबर की पूरी पिक्चर को समझिए। इस मामले में जो एक बात सामने आई है वो ये है कि कोझिकोड का एयरपोर्ट सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको दिखाते हैं। ये एक टेबल टॉप लोकेशन वाला एयरपोर्ट है। ये ऊंचे इलाके का ऐसा रनवे होता है जिसके आसपास खाई होती है या खतरनाक स्लोप होती है। ऐसे रनवे पर जगह कम होती है। ऐसे रनवे पर लैंडिंग के वक्त पायलट को दृष्टि भ्रम की आशंका रहती है। इस एयरपोर्ट पर रनवे सेफ्टी एरिया और साइड की पट्टियां छोटी होती हैं। 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एयरपोर्ट पर बड़े विमानों के लिए हवाई क्षेत्र अपर्याप्त है। 2019 में डीजीसीए ने हवाई पट्टी पर रबर जमने को लेकर चिंता जताई थी। रनवे पर क्रैक की बात भी कही गई थी। टेबल टॉप एयरपोर्ट्स में अगर परिस्थितियां कठिन हो, मौसम साथ ना दे तो खासतौर पर लैंडिंग में समस्या आती है। भारत में जो टेबल टॉप एयरपोर्ट है उनमें कोझिकोड का एयरपोर्ट, बेंगलुरु का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और मिजोरम का लेंगुपुई एयरपोर्ट शामिल है। लेकिन ब्लैक बॉक्स के जरिए जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद और साफ हो पाएगा कि हादसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और बहुत सारी ऐसी बातें जिनका जवाब मिलना बाकी है। इन सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर दे दें जो सुशांत की मौत से जुड़ी हुई खबर है। आपको बता दें जैसा पहले से ही अंदेशा था वही स्थिति इस वक्त भी निकलकर सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जिसमें सीबीआई जांच का विरोध किया गया है। आपको बता दें शुरू से ही इस पूरे मामले में सीबीआई जांच का विरोध कर रही है। केंद्र ने संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ा है। बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ काम किया है। 0 एफआईआर दर्ज करके हमारे पास भेजना चाहिए था। ये तमाम बातें कही गई हैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में। साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, सीबीआई जांच का विरोध क्यों? देखिए, बाकी भी कुछ अहम चीजें इस पे लिखी गई है। सबसे पहले तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पर सीबीआई जांच का विरोध नहीं उसे कह सकते। दरअसल उनका ये कहना है कि जिस तरीके से बिहार में एफआईआर दर्ज किया गया वो जुरिस्डिक्शन के हिसाब से गलत एफआईआर रजिस्टर किया गया।
मुंबई पुलिस के पास वो एफआईआर अगर फॉरवर्ड किया जाता 0 एफआईआर दर्ज करके, तो मुंबई पुलिस भी उसी मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी। दूसरा एक बात अहम उन्होंने इसमें कही है कि जो सुशांत के परिवार के लोग हैं वो भी अगर मुंबई पुलिस के पास इस बात की शिकायत करते तो मुंबई पुलिस बिहार जाकर, पटना जाकर उनसे बयान लेकर इस मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एफआईआर यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दिया। वो बिहार पुलिस के पास स्टेटमेंट देने के बाद बिहार पुलिस को 0 एफआईआर दर्ज करके वो यहाँ पर ट्रांसफर करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और खास करके जब अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, ऐसे वक्त सीबीआई को इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाना ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। ये बात दरअसल महाराष्ट्र सरकार के एफिडेविट में कही गई है। उनका कहना है कि अब भी ये एफआईआर यहाँ पर फॉरवर्ड होना चाहिए, 0 एफआईआर दर्ज करके यहाँ पर मुंबई पुलिस इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये बात एफआईआर में दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस का दावा है इस एफिडेविट के तहत कि अगर इस तरीके से एफआईआर होगा तो हर कोई अपने अपने चहीते स्टेट में जाकर मामला दर्ज करेगा। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी साहिल जोशी अहम जानकारी देते हुए, लेकिन देखिए किस तरह से सुशांत मामले में महाराष्ट्र वर्सेस बिहार सरकार या फिर बिहार पुलिस की स्थिति देखने को मिल रही है। इस ग्राफिक्स के जरिए आप जान सकते हैं बिहार को हमारे पास एफआईआर भेजनी चाहिए थी, जांच मुंबई शिफ्ट करने का कोई अधिकार नहीं, ये कहा है, आधार नहीं बिहार पुलिस ने। महाराष्ट्र कह रहा है कि बिहार सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश का हक नहीं है। मुंबई पुलिस ने जांच रोकने की कोशिश की, बिहार पुलिस की ओर से कहा गया है केंद्र ने भी मांग मानकर सीबीआई का गलत किया। महाराष्ट्र ने कहा है मामले में सच को छुपाया जा रहा है, ये कह रही है बिहार पुलिस। यानी कि कुल मिलाकर सुशांत की मौत का सच सामने आए, इससे कहीं ज्यादा अब 2 राज्यों के अधिकारों की लड़ाई को लेकर, खासतौर से पुलिस के अधिकारों की, उसके राइट्स की लड़ाई को लेकर यह पूरा का पूरा मामला अब आगे बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में महाराष्ट्र सरकार की ओर से यही तमाम बातें भी कही गई हैं। इस बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हुए अब उस धमाके की बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया को सावधान कर दिया है। बेरूत की बर्बादी की नई तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही हैं। वहां अमोनियम नाइट्रेट में हुए धमाके ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। अमोनियम नाइट्रेट के भंडार दुनिया के बहुत सारे देशों में हैं। अब सवाल यह है कि अगर बेरूत जैसा धमाका भारत के किसी शहर में हो जाए तो उसका असर क्या होगा। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने इस धमाके की तीव्रता और इसके असर पर रिसर्च किया है। बेरूत की बात करें तो इस धमाके का सबसे ज्यादा प्रभाव 2 मील यानी 3.25 किलोमीटर के दायरे में हुआ और इस दायरे में वहां पर 7.5 लाख लोगों पर प्रभाव पड़ा। अगर भगवान ना करे बेरूत जैसी तीव्रता का धमाका भारत के किसी महानगर में होता है तो यह बहुत बड़ी जनसंख्या पर असर डाल सकता है। भारत के तमाम शहरों में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है। आप इस नक्शे में जो ऊंचाई पर उठी हुई आकृतियां देख रहे हैं वो ये बताती हैं कि किस शहर में कम जगह में ज्यादा जनसंख्या रह रही है। अब अगर बेरूत जैसा धमाका मुंबई में होता है तो 6 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले 36 लाख लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। अगर बेरूत जैसा धमाका दिल्ली में होता है तो 6 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले करीब 11 से 12 लाख लोग इसकी चपेट में आएंगे। अगर बेरूत जैसा धमाका बेंगलुरु में होता है तो 6 किलोमीटर के दायरे में करीब 5 लाख लोग इसकी चपेट में आएंगे। और इसी तरह अगर चेन्नई में बेरूत जैसा धमाका होता है तो वहां 6 किलोमीटर के दायरे में 30 लाख से ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ेगा। वैसे चेन्नई में भी बेरूत की तरह ही लंबे समय से अमोनियम नाइट्रेट का भंडार पड़ा हुआ है और बेरूत के धमाके के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या चेन्नई शहर भी अमोनियम नाइट्रेट के ढेर पर बैठा हुआ है। हमारी टीम ने चेन्नई में सीज किए गए 740 टन अमोनियम नाइट्रेट पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में आपको बेरूत की तबाही के सैटेलाइट वाले सबक भी मिलेंगे और चेन्नई की ग्राउंड रिपोर्ट भी। बेरूत के धमाके की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। बहुत से लोग हैरान हुए कि खाद के रूप में इस्तेमाल होने वाला अमोनियम नाइट्रेट ऐसा धमाका भी कर सकता है।
जमीन पर देखिए या सैटेलाइट की नजर से देखिए, इस धमाके का सबक बहुत बड़ा है। एक लापरवाही पूरे शहर पर भारी पड़ सकती है। पूरी दुनिया बेरूत धमाके से पहले और बाद की तस्वीरों को अगल बगल रख कर देख रही है। शहर की पहले की तस्वीरों में शहर के पोर्ट पर रोजमर्रा की हलचल, एक करीने से बने वेयरहाउस, किनारे पर मौजूद शिप दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर धमाके के बाद की है, जिसमें सब कुछ एकदम गायब हो चुका है। वहां मौजूद हर चीज बर्बाद हो चुकी है। जहां ब्लास्ट हुआ वहां जमीन धंस गई और कम से कम 120 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। कई वेयरहाउस बर्बाद हो गए और अनाज का भंडार करने वाली जगहें नष्ट हो गईं। एक भारी क्रूज शिप धमाके की वजह से पलट गया और एक छोटा शिप भी धमाके से पैदा हुई हीट वेव से उड़कर जमीन पर आ गया और भस्म हो गया। ये सब देखकर सभी देश अमोनियम नाइट्रेट के भंडार को लेकर सावधान हो गए। भारत के संदर्भ में बड़ा सवाल यह है कि क्या बारूद के ढेर पर बैठा है चेन्नई शहर? जवाब है हाँ। अगर कोई लापरवाही बरती गई तो बात बहुत बिगड़ सकती है। इन कंटेनर्स में भरा है 740 टन अमोनियम नाइट्रेट, वही अमोनियम नाइट्रेट जिसकी वजह से बेरूत बम की तरह उड़ गया। चेन्नई से कुल 20 किलोमीटर की दूरी पर यह है सत्वा CSF गोडाउन। 5 साल गुजर गए जब चेन्नई बंदरगाह से अमोनियम नाइट्रेट की एक खेप सीज की गई थी। अच्छी बात है कि हादसा नहीं हुआ, लेकिन जब इसी केमिकल से दूर लेबनान में हादसा हुआ तो सबके होश ठिकाने आए हैं। अब प्रशासन कह रहा है कि इसे जल्द से जल्द रफा दफा किया जाएगा। Deputy Chief General of Explosives has made a preliminary inspection and he will make further inspections also to assess the safety of the materials kept here. Once the measures to be taken is finalized, immediately, that will be done immediately. We will take immediate safety measures till the disposal of the stock. And for disposal also, customs officials are taking immediate measures. दरअसल ये बात नवंबर 2015 की है, जब चेन्नई ने अम्मान केमिकल्स से अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट किया। तब उस कंपनी ने कहा था कि रसायन फर्टिलाइजर ग्रेड का है। जांच से पता चला कि ये रसायन एक्सप्लोसिव ग्रेड का है और कंपनी ने 2012 में बने कानून का पालन नहीं किया है। उसके बाद से ही कंटेनर्स में बंद 740 टन अमोनियम नाइट्रेट यहां पड़ा है। ये चेन्नई शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां से 2 किलोमीटर दूर तक कोई रिहायशी इलाका नहीं है। And they've also said that around 2 kilometer radius there are no residential regions. But we need to highlight here what we can see here. These are all houses, and these are lower middle class people who are living here. There are quite a few households here, residential complexes here, and from here itself you can see the entrance of the route through which we are coming. ये ठीक बात है कि यहाँ बेरूत जैसी ऊंची ऊंची इमारतें नहीं हैं। अगल बगल निम्न मध्यम वर्गीय कॉलोनियां हैं, फिर भी खतरा तो है ही, बड़ा खतरा है। खासकर तब जबकि यहाँ वाहनों का आना जाना लगा रहता है। क्या पता कब कोई चिंगारी निकले और धमाका कर जाए। ये तो तबाही का कारण बन सकता है। ये तो ऐसे ऐसे डेंजरस खतरनाक केमिकल्स तो पूरे वहाँ के पॉपुलेशन को बर्बाद कर देगा 10 किलोमीटर के रेंज में। और हिंदुस्तान ऐसे जगह में जहाँ पॉपुलेशन कितना डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ तो बर्बादी। यहाँ तो 137 मरे हैं, यहाँ तो हजारों में लोग मरेंगे और कई हजारों में लोग घायल होंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात हैं, मुस्तैद पुलिसकर्मी पहरा देते रहते हैं। अनहोनी से बचने के कदम उठाए जाते हैं, जांच पड़ताल चलती रहती है, लेकिन ऐसा करने में बड़ी रकम फूंकी जा रही है। इसकी कुल कीमत है 1 करोड़ 80 लाख रुपए, जबकि खर्च और खतरा बेहिसाब है। जब से स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी हुई है, वो जागरूक हुए हैं। कस्टम में भी इसे निपटाने के लिए ई ऑक्शन हो चुका है। यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट के दिन अब गिने चुने होने चाहिए। चेन्नई से शालिनी लोबो और अक्षय नाथ के साथ आज तक ब्यूरो।
आपके मन में यह सवाल आया होगा कि अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है, यह किस काम आता है, तो इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। ये एक तरह का औद्योगिक केमिकल होता है जिसे खेती में फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि पौधों को नाइट्रोजन का पोषण मिल सके, और इसे माइनिंग के दौरान विस्फोटक की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह का ऑक्सीडाइजर होता है। आमतौर पर अगर इसे सुरक्षित तरीके से रखा जाए तो ये किसी और चीज के संपर्क में ना आए तो इसे कोई खतरा नहीं होता, लेकिन अगर ये किसी तरह के ईंधन के संपर्क में आया या फिर असुरक्षित तरीके से रखा गया तो ये केमिकल बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दुनिया के तमाम देशों में अमोनियम नाइट्रेट को रखा जाता है। ऐसे में बेरूत के धमाके ने सबकी आंखें खोल दी हैं। चेन्नई में 740 टन अमोनियम नाइट्रेट की बात सुनकर सबके मन में थोड़ी चिंता हुई होगी। इन चिंताओं के बीच आपको यह भी पता होना चाहिए कि बेरूत में किस तरह अमोनियम नाइट्रेट को रखने में लापरवाही हुई थी। हमारे प्रशासन को क्या नहीं करना चाहिए, ये जानने के लिए आप बेरूत की लापरवाही को भी समझिए। बेरूत के बंदरगाह के एक गोदाम में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था। यह रसायन यहां 6 साल पहले रखा गया था। इसके बाद किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली। 4 अगस्त को इसी में आग लगी और फिर बेरूत को बर्बाद कर देने वाला बड़ा ब्लास्ट हो गया। नोट करने वाली बात यह भी है कि सितंबर 2013 में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट से लदा एक जहाज जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रहा था। रास्ते में इस जहाज को आगे बढ़ने में कुछ परेशानी हुई और फिर लेबनान की राजधानी बेरूत में इसकी जांच की गई। जब इसमें इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट निकला तो इसे जब्त कर दिया गया। ये बात बेरूत की एक लीगल फर्म ने 2015 में अपनी रिपोर्ट में भी बताई थी। इसके बाद भी ये अमोनियम नाइट्रेट बेरूत के इसी पोर्ट पर पड़ा रहा, यानी 2013 से 6 साल से भी ज्यादा समय तक अमोनियम नाइट्रेट वहां मौजूद था। भारत को ऐसी गलतियों से बचना होगा और चेन्नई सहित ऐसी सभी जगहों का रिव्यू करना होगा जहां अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है। कोरोना का आंकड़ा 21 लाख यानी कि ये बताता है कि कोरोना की रफ्तार किस तेजी से बढ़ती हुई चली जा रही है। इसीलिए आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। आज खबरदार में हमने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराया। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।